देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 3 हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में ORM 3 हम लोग बोलते हैं। अब देखो ये जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं ORM ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें हम लोग को कुछ पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म और उस पे बेस्ड है ना रिएक्शंस या क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं। तो ORM 3 में हम लोग किस टाइप की रिएक्शंस को कवर करने वाले हैं ना, पहले ये समझ लेते हैं। तो ORM 3 में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कवर करेंगे, है ना। ORM 3 में हम लोग कौन सी रिएक्शन कवर करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप चाहो तो हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उनकी मैकेनिज्म को कुछ डिफरेंट वे से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल देखा जाए तो 5 पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 5 तरह से हो सकती है, मतलब इनमें से किसी एक टाइप से उस रिएक्शन की मैकेनिज्म अकर हो सकती है। ठीक है, पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन जो मैकेनिज्म है वो SN1 मैकेनिज्म उसको बोलते हैं। ठीक है, SN1 इसको हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है। SN1 को आप उल्टा रीड करेंगे तो पहले N आएगा, तो N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और S फॉर सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, 1 क्या है यहाँ पे? तो 1 यहाँ रिएक्शन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 यहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो SN1 मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, या इसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और SN2 की बात किया जाए तो ये सेकेंड ऑर्डर की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। एक थर्ड टाइप की मैकेनिज्म भी होती है SNI। ठीक है, आई फॉर इंटरनल। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके बाद फिर जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन इस मैकेनिज्म से देते हैं, SN2AR। जैसे एरिल हैलाइड है ना, ये मेनली आपको किसमें देखने को मिलेगी? मेनली अकर्स इन एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड या हेलोबेंजीन भी बोल सकते हो आप। तो ठीक है, हेलोबेंजीन में ये वाली मैग्नीज होगी SN2। SN2TH तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ORM1 में हम लोगों ने पढ़ी थी। ये आपके एसिड या एसिड के डेरिवेटिव दिया करते थे। ठीक है, तो ये टोटल इतने टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिसमें हम लोग को ये फर्स्ट 4 जो हैं ये हम लोग को कवर करनी है इस चैप्टर में। ठीक है, इन पे बेस्ड जितने भी तरह की रिएक्शंस है वो सब हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। अब इसमें आते हैं, सबसे पहले समझते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो एक छोटा सा पैराग्राफ रीड कर लीजिए इसको। इसमें बोला आता है रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप बाय अनदर एटम और ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, किसी एक रिएक्टेंट का कोई एक एटम किसी दूसरे स्पेसीज के किसी दूसरे एटम या ग्रुप के साथ क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है। और इस तरह की रिएक्शंस को ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है ना। फिर ये कह रहा है इफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट द न्यूक्लियोफाइल, अगर ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा हो, अगर ये सब्स्टिट्यूशन कौन करा रहा हो? न्यूक्लियोफाइल करा रहा हो। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। पहले उसने बताया कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर उसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बताया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसीज कोई भी ग्रुप या एटम किसी पर्टिकुलर ग्रुप या एटम को या लीविंग ग्रुप को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर ये काम कोई न्यूक्लियोफाइल कर रहा होगा, है ना, तो फिर ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर इसने ये बात भी क्लियर की कि जनरली सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट sp3 कार्बन। जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो sp3 कार्बन से कनेक्टेड जो लीविंग ग्रुप होते हैं वही आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है,
है ना। लेकिन उसने भी जनरली वर्ड लगाया है, जनरली इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम लोग हेलो एरीन्स की बात करेंगे, मतलब एरोमेटिक एल्केलाइड की बात करेंगे, तो वहां पर आप देखोगे कि हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड होगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम sp2 वाले कार्बन से कनेक्टेड लीविंग ग्रुप कभी डिस्प्लेस नहीं हो सकते हैं, है ना। ज्यादातर देखेंगे कि sp3 वाले कार्बन से हाइब्रिडाइज लीविंग ग्रुप ही डिस्प्लेस होते हैं। इसलिए इन जनरल ये बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक है। अब देखो ये एक जनरल एग्जांपल है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, कि बेटा ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Nu माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये आर पे अटैक करके ये जो Lg मतलब लीविंग ग्रुप है इसको क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट साइड ऐसा ही हो रहा है ना। क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो आर के साथ अटैच होके उसने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और लीविंग ग्रुप को उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है। तो ये एक जनरल एग्जांपल अभी लिखा हुआ है ना, किसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही सभी को? यस सर। यस सर। ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, और अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो भी हमें ध्यान रखना होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उन्हीं कंपाउंड में देखने को मिलेगा जिसमें कम से कम कोई एक लीविंग ग्रुप जरूर हो। लीविंग ग्रुप का होना बहुत कंपलसरी है ना। ये तो बात समझ में आ गई कि न्यूक्लियोफाइल आके हटाएगा, लेकिन क्या वो किसी को भी निकाल देगा, तो ऐसा नहीं है। अगर वो कोई गुड या मॉडरेट टाइप का लीविंग ग्रुप होगा या एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप है तो बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, लेकिन कम से कम कोई एक लीविंग ग्रुप तो होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया करेंगे जिनके पास क्या होगा, लीविंग ग्रुप होगा, है ना। तो ये कोई बात लिखी हुई, लीविंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट टू गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। लीविंग ग्रुप का होना बहुत मतलब जरूरी है, कंपल्सरी है। ठीक है। लीविंग ग्रुप का होना कंपल्सरी होता है, मतलब लीविंग ग्रुप का होना जरूरी होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल भी होना चाहिए और लीविंग ग्रुप भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों दोनों बहुत बेसिक बातें थी। अब हम लोग सबसे पहले जो इसमें मैकेनिज्म पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वो होती है SN1 मैकेनिज्म। ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि कितने टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो टोटल 5 टाइप की मैकेनिज्म होती है। तो उसमें सबसे जो मेन है, सबसे जो बेसिक मैकेनिज्म होती है वो SN1 होती है। तो यहीं से स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली मैकेनिज्म हम लोग को पढ़नी है SN1 मैकेनिज्म। ठीक है। सबसे पहले कौन सी मैकेनिज्म पढ़नी है, SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में देखिए, इसका पूरा फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए। SN1 का फुल फॉर्म क्या होगा, SN1 का फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनिमॉलिकुलर यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। है ना। SN1 रिएक्शन का जो कंप्लीट नेम है वो ये है, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसमें जो वन है वो रिएक्शन के ऑर्डर या मॉलिकुलरिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो वन जो है ये रिएक्शन के ऑर्डर या मॉलिकुलरिटी को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए वो यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है यूनिमॉलिकुलर। यूनि मतलब वन होता है, मॉलिकुलर मतलब मॉलिकुलरिटी। ठीक है। इसका अभी मतलब आपको और क्लियर होगा कि सर इसको यूनिमॉलिकुलर क्यों बोल रहे हैं, वो अभी इसकी मैकेनिज्म आप देखोगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये इसका बेटा कंप्लीट नेम है। और ये SN1 मैकेनिज्म कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड SN1 देगा, है ना। तो उसके लिए ये पता होना चाहिए कि लीविंग ग्रुप का होना नेसेसरी है। और लीविंग ग्रुप जनरली किसमें होते हैं, तो लीविंग ग्रुप होते हैं एल्किल हैलाइड में, है ना। लीविंग ग्रुप किसमें होता है, हेलोजन। हेलोजन आर गुड लीविंग ग्रुप, है ना, ये सभी को पता होगा कि हेलोजन बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। इसलिए एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो बहुत आसानी से देखा जाता है कि
SN1 रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। या फिर आप देखोगे कि अल्कोहल अल्कोहल भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे दिया करते हैं, है ना। अल्कोहल में OH होता है लीविंग ग्रुप, आल्दो OH बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैड लीविंग ग्रुप है, लेकिन फिर भी ये आसानी मतलब कि इसको हम लोग ट्रिक के थ्रू इसको निकाल लेते हैं, मतलब ये आसानी से निकलना तो नहीं चाहता है, लेकिन इसको हम लोग चालाकी से इसको लीव आउट करा देते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में इसको निकाल देते हैं। तो ये भी एक हमारा लीविंग ग्रुप है अल्कोहल, तो अल्कोहल भी दे देता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ईथर, ईथर में जनरल फॉर्मूला ROR डैश, तो इसमें जो ये OR डैश है ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा बेटा, है ना। तो ईथर भी इसमें इजीली SN1 रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बना देते हैं। तो हम लोग के सिलेबस में मेन आपको SN1 रिएक्शन के जो एग्जाम्पल मिलेंगे, मेन यही 3 कंपाउंड है ही सिलेबस में, है ना, जो जिनमें SN1 रिएक्शन होने देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे मत समझ लेना कि सर इसका मतलब क्या पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल यही 3 कंपाउंड हैं जो SN1 रिएक्शन देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये मोस्ट पॉपुलर फंक्शनल ग्रुप है जो देते हैं। इनके अलावा और भी आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें लीविंग ग्रुप इनके अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कुछ सुपर लीविंग ग्रुप भी पढ़े थे, याद करो जब हम लोग ने ORM चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने कुछ सुपर लीविंग ग्रुप पढ़े थे। जैसे आपने देखा होगा में लास्ट में टॉसलेट, टॉसलेट है ना, हाँ टॉसलेट करके OTS करके आया था, टॉसलेट, ब्रोसलेट, नॉर्सलेट, ट्रिफलेट, है ना। तो अगर मान लो कोई इस तरह का भी जिनमें भी लास्ट में 8 आता है वो। हाँ जिनके नेम के लास्ट में 8 आता है ना, तो अगर इनसे कोई बढ़िया वाला कोई लिविंग ग्रुप हुआ, टॉसलेट, नॉर्सलेट, ट्रिपलेट, तो वो भी दे देंगे SN1 रिएक्शन। जब ये दे रहे हैं तो वो भी दे देंगे, है ना। लेकिन मैक्सिमम एग्जाम्पल आपको इन्हीं के देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेन सिलेबस में यही है हम लोग के, है ना। तो ये बात तो अभी हम लोग जनरल बात करें कि SN1 रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं। अब आते हैं कि SN1 रिएक्शन एल्किल हैलाइड में कैसे होती है। हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एल्किल हैलाइड में SN1 कैसे होती है, फिर अल्कोहल ईथर में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने आ रहे हैं SN1 इन एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो एक आपको पहले मैं जनरल ऑर्डर बता देता हूँ, है ना, कि अगर एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन के रेट का ऑर्डर की बात किया जाए, तो सबसे ज्यादा जो रेट होता है वो टर्सरी एल्किल हैलाइड का होता है, 3 डिग्री, है ना, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये आपको वहां पे मिला भी होगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का जो रेट होता है वो डिग्री के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, है ना। ये बात जो एनसीईआरटी ने करी है विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ हैलाइड, है ना, हैलाइड के डिग्री के रिस्पेक्ट में। तो हैलाइड के डिग्री के रिस्पेक्ट में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का जो रिएक्शन का रेट होता है वो सबसे फास्टर होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। और ये ऐसा क्यों आता है, तो अभी वो मैकेनिज्म आप देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ऐसा ऑर्डर क्यों आता है, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको जनरल एक ऑर्डर बता दिया। अब देखो इसमें एक एग्जांपल हम लोग लेने जा रहे हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने एक एल्किल हैलाइड लिया हुआ है, ठीक है, ये सभी को समझ में आ रहा होगा। एक्स यहाँ पे हेलोजन है बेटा, एक्स इनमें से कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्स मतलब यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में इसकी जगह कोई हेलोजन एटम लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। और ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये कार्बन की अगर आपसे पूछी जाए तो डिग्री आप बताइए, क्या डिग्री बताएंगे इस कार्बन की। 3 डिग्री। डिग्री, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये कार्बन आपका 3 डिग्री टर्सरी है, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ इस पे हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 भी है, ठीक है। तो टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनका SN1 का रेट बोलते हैं सबसे ज्यादा होता है ना। मतलब सबसे फास्ट रेट से डिग्री के रिस्पेक्ट में देखा है तो सबसे फास्ट के रेट में, फास्ट रेट से टर्सरी एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे देंगे, क्या होगा SN1 में।
तो इसमें ये न्यूक्लियोफाइल कोई है, ये इसके साथ रिएक्ट करना चाह रहा है, और इसमें एक सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं। ये जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो किसी ना किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ पे होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये एक्स को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, है ना। तो अगर आपसे केवल मैं यही पूछूं कि बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें जहाँ पे एक्स बैठा हुआ है उसकी जगह मैं क्या बैठा दूंगा, उसकी जगह में लीविंग ग्रुप को बैठा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल को बैठा दूंगा, है ना। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो उस एक्स को क्या करेगा, लीव आउट करा देगा, है ना। तो आप कोई भी बच्चा बताएगा तो वो कहेगा सर यही प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की जाती है ये रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, यहाँ पर आपको रेसमिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, तो ये स्टीरियो में आप लोग पढ़ चुके हो, रेसमिक मिक्सचर याद आ रहा है कि ये कार्बन बेटा काइरल है, ये कार्बन क्या है, काइरल है। तो यहाँ पे इस काइरल कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन मैंने मान लिया डी फॉर्म है, तो बेटा इसमें जैसे डी फॉर्म बन रही है, ऐसे ही यहाँ एल कॉन्फ़िगरेशन वाला भी प्रोडक्ट बनेगा, केवल डी वाला नहीं बनेगा, डी के साथ एल वाला भी बनेगा। 50% बोला जाता है कि डेस्ट्रो फॉर्म अगर बन रही है तो 50% लीवो फॉर्म भी बन रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें अगर लीवो बनाना है ना, तो आप ऐसा करो कि इसको इन्वर्ट करके लिख दो तो ज्यादा सही है। इसी का इन्वर्जन करके दिखा दो, इन्वर्टेड प्रोडक्ट दिखा दो, ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो ये फिर लीवो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको एक बात ये फिर लग रही होगी सर ये बात अभी हजम नहीं हुई, ये बात अभी समझ में नहीं आई, क्यों बेटा तुषार, समझ में आई कि नहीं आई, है ना। आपको लग रहा होगा सर ये रेशमिक मिक्सचर कैसे बन गया, है ना। क्योंकि हम तो यही वाला प्रोडक्ट एक्सेप्ट यही प्रेडिक्ट कर रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे एक और बन रहा है, और 50% डेस्टो बन रहा है, 50% लीवो, ओवरऑल सर मिक्सचर हमारा रेसी मिक्सचर बन रहा है। हाँ हाँ बोल बेटा। सर अगर डेक्स्ट्रो फॉर्म में R2 डैश बॉन्ड पे है तो लीवो फॉर्म में वो वेज बॉन्ड पे ना होना देखो दो तरीके होते हैं दिखाने के, जैसे आप एक काम तो यही कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं कि वेज को डैश वाले से इंटरचेंज कर दो, है ना। लेकिन आप फिर ओरिएंटेशन मत बदलो, है ना। आप चाहिए। ऐसे ओके ही लिखो और इन दोनों बदल दो, या फिर जैसे मैंने इसका मिरर इमेज बना दिया है, तो इसका मिरर इमेज ये इस तरह का बनेगा। तो आपको ये भी याद होगा हाँ कि डेस्टो फॉर्म लीवो फॉर्म एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज भी होते हैं। यस सर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही है बेटा, है ना। जो आप कह रहे हो वो भी सही है, ओके सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि सर ये तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन ये दो दो प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं। तो ये इसका जवाब आपको इसकी मैकेनिज्म से क्लियरली मिल जाएगा कि ऐसा एग्जैक्टली कैसे हो पा रहे हैं ना। तो अब इसकी समझते हैं भैया की मैकेनिज्म, की SN1 की मैकेनिज्म क्या होती है। SN1 रिएक्शन बेटा दो स्टेप में कंप्लीट होती है, ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये बेटा एक स्टेप में नहीं बनते हैं, ये दो स्टेप में कंप्लीट होने वाली मैकेनिज्म होती है, ठीक है। और इसका जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, वो आयनाइजेशन स्टेप कहलाता है। उसमें क्या होता है, ये जो एल्किल हैलाइड है, हैलाइड मतलब ये जो हैलोजन है जिसको हम लोग लीविंग ग्रुप बोल रहे हैं, है ना, हैलोजन को यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीविंग ग्रुप। तो पहले स्टेप में जो ये लीविंग ग्रुप है हैलोजन, ये लीव आउट करता है, ये आयनाइज करता है, ठीक है। और कैसे आयनाइज करता है इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, इसको भी समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए आप कहोगे कि सर इसमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो वो सीधे अटैक कर दे और इसको निकाल दे, ठीक है ना। आयनाइज वो आयनाइज क्यों हो रहा है ना, या आयनाइज होने की क्या आवश्यकता है यहाँ पर। तो उसके पीछे यहाँ पे देखो इसकी जो स्टीरियो है उसको समझना होगा कि ये जो कार्बन है ये sp3 है, ठीक है। तो इसके इसके जो चार ये ग्रुप लगे हुए हैं, ये 109 डिग्री 28 मिनट लगे,
ओवरऑल ये शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल टाइप की होगी, है ना? बोलो भाई, है ना? और Yes, sir. हेलोजन जो होता है, हेलोजन सभी बेटा बल्की ग्रुप होते हैं, है ना? और आर जो होते हैं, आर मतलब एल्काइल, एल्काइल भी क्या होते हैं, बल्की होते हैं, है ना? बोलो भाई, एल्काइल भी तो बल्की होते हैं, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है? तो ये अगर आप इसका 3D अरेंजमेंट आप अगर थोड़ा सा विजुलाइज कर पाओ, क्योंकि वैसे तो मॉडल होता तो मैं आपको और अच्छे से बता देता, लेकिन आप उसको समझ सकते हो कि अगर ये चारों के चारों बल्कि है ना? तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक अगर करेगा भी, तो उसको दो बल्कि ग्रुप के बीच से अटैक करना पड़ेगा। और अगर दो बल्कि ग्रुप 109 डिग्री पे होते हैं और उनके बीच में इतना बोलते हैं कि सफिशिएंट स्पेस नहीं होता है, डायग्राम में भले ही आपको लग रहा हो कि सर स्पेस तो दिख रहा है हमें, लेकिन एक्चुअली 3D में आप इसको विजुलाइज करना, जैसे आप चार पेन पकड़ लेना 109 डिग्री 28 मिनट पे ऐसे, और वहां पे बड़े बड़े टेनिस बॉल या कोई एटम ऐसे कनेक्ट कर देना, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि यार बीच में स्पेस बहुत कम बच रहा है। तो किसी भी दो बल्कि ग्रुप के बीच से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए पॉसिबल नहीं होता है, मतलब ये अटैक स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, ठीक है? तो यहाँ पे बेटा बोलते हैं कि अटैक जो है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज स्टेरिकली हिंडर्ड। यहाँ पे क्या है, जो अटैक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज स्टेरिकली हिंडर्ड। तो न्यूक्लियोफाइल चाह के भी अटैक नहीं कर पा रहा है ना? बोलो भाई। Yes. तो इसमें अब क्या होता है, देखो, तो आप ऐसे इस बात को थोड़ा और सिंपल वे में समझाते हैं। जैसे मान लो कि आप जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, है ना? तो अभी तो हम लोग घर में बैठे हुए हैं, लेकिन मान लो कि आप क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास चल रही है, ठीक है? टीचर यहाँ पढ़ा हो रहा है ना? और क्लास में दो डोर है ना? एक मान लो फ्रंट डोर है, एक रियर डोर है। तो बच्चे दो डोर से एंटर कर सकते हैं, फ्रंट डोर से भी आ सकते हैं, रियर डोर से आ सकते हैं, ठीक है? अब मान लिया कि क्या हुआ कि टीचर मान लो क्लास में आ गया, फिर उसने क्या किया, दोनों डोर पे एक एक यहाँ पे आप उसको ऐसा समझ लीजिए कि उसको क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, बाउंसर टाइप के, है ना? तो दो बाउंसर खड़े कर दिए, एक फ्रंट डोर पे और एक रियर डोर पे, ठीक है? और बोल दिया कोई बच्चा लेट आया तो उसको अंदर बताने देना, ठीक है? तो मान लो कोई रियर गेट से अंदर अटैक करना चाह रहा है, जैसे न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बैक साइड अटैक करना चाह रहा है, तो बैक साइड हिंडर्ड है ना? तो जो बाउंसर होंगे वो बोलेंगे कहाँ जा रहे हो, अंदर जाना मना है ना? या फिर आप जबरदस्ती करोगे तो आपको उठा पड़ेगा ठीक है? तो वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, कहने मतलब ये, ठीक है? और आपने कोशिश किया कि चलो फ्रंट गेट से आ जाए, तो फ्रंट गेट पे भी एक आपने बैठाल रखा है, क्या सूमो टाइप का बंदा है ना? आपने वहां भी बाउंसर बैठा रखा है ना? और आपने उसको थोड़ा और पावर दे दी है, उसको आपने कुछ ऐसी चीज दे दी है इससे बच्चों को डरा सकता है ना? तो वो और डरा रहा है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इस तरह से देखने में भी डरावना। तो मतलब वो ना बच्चा फ्रंट गेट से अंदर आ रहा है ना रियर गेट से। अब जब वो अंदर नहीं आ पाएगा तो पढ़ाई कैसे होगी, है ना? तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी? तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करोगे? अगर आपको तो भाई एसआईडी सर की क्लास मान लो पढ़नी है ना? लेक्चर मिस नहीं करना, तो आप क्या करोगे? सर विंडो से आएंगे। सर ऑनलाइन क्लास कर लेंगे। विंडो नहीं है बेटा, मान के चल रहा है एक बच्चा कह रहा ऑनलाइन पढ़ लेंगे ये सब करने की क्या जरूरत? तो देखो वहां पे प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए, मान लो यही सिचुएशन इसी तरह की या इस तरह की और भी सिचुएशन हो सकती है, स्कूल की बात भी हो सकती है। तो आपको क्या करना होगा वहां पे, जो आप जैसे मान लो फ्रंट गेट पे जो बंदा है, ठीक है? वो आपको लग रहा है कि यार ये है तो बड़ा, मतलब कि अंदर तो नहीं जाने दे रहा, लेकिन हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी भी होती है, ठीक है? आपने देखा कि वो पान मसाला बहुत खाता है ना? या आपने कभी उसको पहले ऑब्जर्व किया हो पहले, है ना? तो आप उसको जाओगे सर प्यार से बोलोगे, देखो उससे लड़ तो सकते नहीं हो,
तो प्यार से ही बोलोगे कि अरे मतलब ये मसाला खाओ इधर, है ना, उसको थोड़ा लालच दोगे। तो अगर उसको आपने किसी तरह से इंगेज कर लिया, या फिर ये भी हो सकता है कि 2-3 बच्चे उसको क्या करें कि घेर के खड़े हो जाएं कि हमें जाने दो जाने दो जाने दो, तब तक 5वां बच्चा घुस जाए अंदर, वो रोक ही ना पाए उसको। तो आपको किसी तरह से उसको इंगेज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, SN1 में भी यही होता है कि ये रिएक्शन बताएं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वाटर सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल बहुत चालाक होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल के पास मतलब अपना परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल देखेंगे कि भैया न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल उस एक्स एक्स पे बेटा यहाँ पे माइनस चार्ज, एक डेल्टा निगेटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो रहा होगा ना, हैलोजन कार्बन से तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे ना, वो उसकी सरफेस पे धीरे धीरे एडजॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और एडजॉर्ब होंगे तो यहाँ पे कौन से बॉन्ड बन रहे होंगे, एक्स और वाटर के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन। Hydrogen. हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अगर ये फ्लोरीन होगा तो ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन मान लो फ्लोरीन नहीं है तो उसको आप डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बोल दीजिए, है ना, डीपी टाइप के बॉन्ड, है ना। तो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड यहाँ पर लगने लगेंगे, और इसका जो आधा इधर वाला सरफेस खाली होगा वहीं पर एडजॉर्प्शन हो जाएगा, बाकी तो ये कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो इधर साइड एडजॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, है ना। ये इसकी आधी साइड जो है वो ब्लॉक्ड टाइप की है। तो ये थोड़ा थोड़ा डीपी फोर्स लगा रहे होंगे, डीपी फोर्स की वजह से इन सभी फोर्स का एक अपना रिजल्टेंट होगा जिसकी डायरेक्शन कुछ इधर होगी, अवे फ्रॉम कार्बन, ठीक है। और इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल जैसे जैसे एडजॉर्ब होंगे, थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाएंगे और ये बॉन्ड वीक होने लगेगा, ये धीरे धीरे लीव आउट करने लगेगा, बहुत हौले हौले प्यार से वो लीव आउट करेगा। और एक समय आएगा कि ये इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड का कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फिजन हो जाएगा, मतलब ये वाटर के मॉलिक्यूल उसको पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे बड़े प्यार से, उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस कार्बन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज, परफेक्ट कार्बोकैटायन बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और है ना, बोलो भाई, इतनी बात है समझ में। तो हैलोजन ने क्या Yes. किया, वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ पे सॉल्वेंट का रोल आप समझ रहे हो, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसीलिए लिए जाते हैं क्योंकि वो आसानी से आयनाइज कर देते हैं, मतलब लीव आउट करा देते हैं लीविंग ग्रुप को, सर ठीक है। हाँ बोलो बेटा। तो आपने कहा कौन सी बॉन्ड बना रही है सर, जो वाटर के मॉलिक्यूल आके? ये डाइपोल डाइपोल, इसको बोलेंगे हम लोग डीपी टाइप, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, है ना। क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल पोलर हैं, उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, और यहाँ भी एक डाइपोल बन रहा है कार्बन और हेलोजन के बीच में, तो दो डाइपोल के बीच में जब फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं तो उसे ही बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा एफ फोर्स, थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाएंगे, उनका रिजल्टेंट जैसे ही इस बॉन्ड की एनर्जी से ज्यादा होगा तो ये बेटा लीव आउट कर जाएगा हेलोजन, और लीव आउट करते ही यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, कार्बोकैटायन आप लोग सभी लोग जानते हो कि कार्बोकैटायन में कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 होता है ना। तो कार्बोकैटायन वाले कार्बन पे हाइब्रिडेशन sp2 है, तो जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, प्लेनर ट्राइगोनल या ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। तो ये प्लेनर शेप का एक कार्बोकैटायन तैयार हो जाएगा, ये आपका स्टेप 1 है, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 में आते हैं कि स्टेप 2 में क्या होता है। अब देखो, जैसे ही, अब वही बात है ना, देखो जैसे ही ये आपका जो बाउंसर था वो निकल जाएगा, तो अब तो कोई समस्या ही नहीं है, और ये मॉलिक्यूल का शेप भी कैसा हो गया, प्लेनर हो गया। और प्लेनर मॉलिक्यूल में अगर बल्की ग्रुप लगे भी हैं तो भी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल कितने हो गए, 120। 120, है ना, पहले 109 था, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया, बल्कि ग्रुप के बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ गया, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसा नहीं कि खत्म हो गया लेकिन मिनिमाइज हो गया, उसका शेप भी प्लेनर हो गया।
तो अब क्या है कि अब अच्छा मौका है, इसी मौके की तलाश कर रहा था हमारा ये न्यूक्लियोफाइल, है ना। जैसे ही देखेगा कि अरे कार्बोकैटायन बन गया, तो अब ये क्या करेगा कि कार्बोकैटायन वाले कार्बन पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल भी होता है, ये आप लोगों को पता ही है, जीओसी आप लोग पढ़ ही चुके हो। कार्बोकैटायन वाले कार्बन पे क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अब इस पे अटैक करेगा, और अब इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनर शेप का है बेटा, ये मॉलिक्यूल का शेप, ये कार्बोकैटायन का शेप क्या है, प्लेनर है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, अगर मान लो इसको आप एक्स वाई प्लेन मान लो, तो ये जो पी ऑर्बिटल की लूप है ना, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रही होगी परपेंडिकुलर प्लेन पे, है ना। तो इसका मतलब ये दो तरह से अटैक कर सकता है, एक तो ये प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग अटैक कर सकता है, या इसको आप फ्रंट साइड अटैक बोल सकते हो, या इस प्लेन के टॉप से अटैक कर सकता है, इसको कैसे भी आप समझ लीजिए। तो इसको थ्योरी में बोल दिया था फ्रंट साइड अटैक। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड अटैक करेगा, और यहाँ पर वो एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, फ्रंट साइड अटैक। लेकिन 50% पॉसिबिलिटी होती है फ्रंट फ्रंट साइड है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि सारे इधर से अटैक करेंगे, कुछ न्यूक्लियोफाइल रियर साइड अटैक भी करेंगे, मतलब बैक साइड अटैक भी करना चाहेंगे, है ना। मतलब इस प्लेन, इसको आप 3D में समझो कि इस प्लेन के नीचे की तरफ से अटैक करेंगे, और ये प्लेन के ऊपर की तरफ से अटैक कर रहा है ना। फ्रंट साइड अटैक मतलब टॉप, प्लेन के टॉप से अटैक हो रहा है, रियर साइड मतलब बैक, किसी को बिलो द प्लेन या बैक साइड अटैक इसको थ्योरी में बोल दिया जाता है, बैक साइड अटैक, है ना। अब इसमें पॉसिबिलिटी 50% फ्रंट साइड अटैक की है, 50% बैक साइड की। अब देखो, फ्रंट साइड अटैक से आपका मान लो डेस्ट्रो फॉर्म बन रहा होगा, अच्छा जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे फिर से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा ना, ठीक है। Yes. तो अगर फिर से sp3 मतलब उसका शेप बेटा फिर से टेट्राहाइड्रल हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो अगर मैंने मान लिया कि फ्रंट साइड अटैक करने पे इसकी डेस्ट्रो फॉर्म बन रही है, फ्रंट साइड अटैक करने पे अगर इसकी डेस्ट्रो फॉर्म बन रही है, तो रियर साइड अटैक करने पे कौन सी फॉर्म बनेगी, लीवो बनेगी, है ना। हाँ, तो इसमें दोनों प्रोडक्ट इसलिए बनते हैं, फ्रंट साइड अटैक करने पे डेस्ट्रो फॉर्म बनेगी, और ये मान के चल रहे हैं कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन हो रहा है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन का मतलब कि जैसा वो आपका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपका बन रहा है, ठीक है। लेकिन बैक साइड अटैक जब होगा तो फिर इन्वर्जन हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो इसी का मैं मिरर इमेज बना दे रहा हूँ, ठीक है। और 50% पॉसिबिलिटी है कि ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक है। अगर वो डेस्टो हो तो ये लीवो बोलना पड़ेगा, या उसको आर बोलेंगे तो इसको एस बोलना पड़ेगा, वो डेस्टो लीवो आर एस कुछ भी बोले एक ही बात है। इसमें क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सर टेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? हाँ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है, देखो ऐसे समझे कि जो आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल है ना, ओरिजिनल मॉलिक्यूल में भी तो देखो काइरल कार्बन था, तो अगर मान लो ओरिजिनल का मॉलिक्यूल में ये डेस्ट्रो फॉर्म थी, है ना, सपोज अभी पता नहीं है, डेस्ट्रो भी हो सकती लियो, लेकिन मैंने मान लिया कि डेस्ट्रो है, तो इनमें से जिसमें डेस्ट्रो बन रहा होगा, तो ऐसा लगेगा कि कॉन्फ़िगरेशन तो बदला ही नहीं, है ना। जो रिएक्टेंट में कॉन्फ़िगरेशन था उस काइरल कार्बन के अबाउट, वही कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट में है। तो इसको बोलेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट जो बन रहा है विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, लेकिन फिर दूसरे वाले में बेटा लीवो बन रहा है, और जबकि ओरिजिनली रिएक्टेंट में ये डेस्ट्रो फॉर्म थी, ये मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस केस में कॉन्फ़िगरेशन जस्ट क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कॉन्फ़िगरेशन के इन्वर्जन की वजह से बन रहा है। बोलो भाई, बात समझ में आई, Yes. है ना।
या इसको ऐसे बोल सकते हो कि मान लो इसके अबाउट आर कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें कोई एक आर वाला बनेगा, तो आर वाले में कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, लेकिन एस वाले में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और 50% रिटेंशन के साथ बनता है SN1 में, और 50% ही प्रोडक्ट बनता है इन्वर्जन के साथ। इसलिए फाइनल मिक्सचर क्या हो जाएगा, फाइनल मिक्सचर बेटा बताओ कैसा बोला हो जाएगा, 50% एस्ट्रोफॉर्म और 50% लीवोफॉर्म के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है Yes, sir. है ना। तो ये बेटा ओवरऑल मैकेनिज्म मैंने आपको बताई, SN1 में ये होता है ना। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें इस मैकेनिज्म से रिलेटेड जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं वो हम लोग को समझने हैं, ठीक है। और कहीं कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिए, कोई हेजिटेशन नहीं कीजिए, ठीक है। तो कार्बोकेटायन में पहले कार्बोकेटायन सॉरी SN1 रिएक्शन में क्या होता है, दो स्टेप में मैकेनिज्म होती है ना। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। हाँ, अरे एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये नहीं मैंने लिखी हुई है लेकिन शायद मैंने बोली नहीं है, इसका पहला स्टेप बेटा स्लो स्टेप होता है ना। और स्लो स्टेप ही रिएक्शन का कौन सा स्टेप कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग, है ना। तो कभी पूछा जाए SN1 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो बोल दीजिएगा स्लो, फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर आयनाइजेशन, आयनाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या आयनाइजेशन ऑफ लीविंग ग्रुप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं और धीरे धीरे हौले हौले वो बॉन्ड ब्रेक होता है, झटके में नहीं टूटता है, कहने का मतलब ये। और ये अटैक झटके से करता है। अगर अगला स्टेप इसका फास्ट होता है, जैसे ही कार्बोटाइन बनता है तो बड़ी तेजी से अटैक करता है वो। तो सेकेंड स्टेप रिलेटिवली फास्ट है फर्स्ट स्टेप के रिस्पेक्ट में, इसलिए पहला स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। ठीक है। कोई डाउट किसी के मन में आ रहा हो तो पूछ सकता है। सर हाँ अगर यहाँ पे मिरर इमेजेस नहीं बनाएंगे तो हम लोग R2 R3 पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हाँ, वो भी कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे मैंने तो मिरर इमेज बना दिया, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एज एज इट इज यही वाला स्ट्रक्चर ले लो, है ना। और इसमें क्या करो, जहाँ पे वेज वाले को R2 R3 को इंटरचेंज करो, तो ये भी सही हो जाएगा, मतलब सेम, इसको फिर लीवो बोलेंगे, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, वो तो एक ही चीज है बेटा। वो तो आप लोग स्टीरियो पढ़ चुके हो तो इतना तो समझते हो कि अगर काइरल कार्बन के अबाउट किन्हीं भी दो ग्रुप को इंटरचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है ना। तो ऐसे लिख लो, या मिरर इमेज वाला ज्यादातर आपको मिरर इमेज वाला ही देखने को मिलेगा, तो मैंने वैसे ही लिख दिया है, ठीक है। सर पोलर अब प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का यूज बता दीजिए। हाँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज क्या है, एक यूज तो यही है कि वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो वो लीविंग ग्रुप के साथ, जैसे यहाँ पे हेलोजन के साथ डाइपोल डाइपोल बॉन्ड से अटैच्ड होने लगते हैं, और डाइपोल डाइपोल बॉन्ड की वजह से इसका जो खुद का कोवेलेंट बॉन्ड है ये वीकेन होने लगता है, ये कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बैठा F फोर्स लगा हुआ है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आके बैठ गया वो भी F फोर्स लगाने लगा, है ना, तीसरा F, ऐसे करके जब कुछ N मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो इनका रिजल्टेंट F नेट एक ठीक ठाक सिग्निफिकेंट फोर्स लगने लगेगा। और ये जैसे ही इसके बॉन्ड एनर्जी से, मतलब इसके बॉन्ड की डिस्टेंस से ज्यादा होगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब ये आयनाइज हो जाएगा, है ना। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प इन आयनाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, या फिर ये एल्किल हैलाइड में जो हेलोजन उसको लीव आउट कराने में वो क्या कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है ना, ठीक है।
चलो अच्छा, अभी देखो बहुत सारी बातें हैं की पॉइंट में, वो सब अभी आ जाएंगी सारी बातें, ठीक है। अब एक एक करके सारी की पॉइंट आप लोग देखते जाओ। देखो, सबसे पहले हमें क्या पता होना, ये वो बातें जो हम लोग को याद होनी चाहिए रिगार्डिंग SN1, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट है, आपसे पूछ रहा है कि ये कितने स्टेप की मैकेनिज्म है SN1 रिएक्शन, बताइए। 1 स्टेप बोले कि 2 स्टेप बोले? 2 स्टेप। हाँ, तो SN1 मैकेनिज्म बेटा 2 स्टेप, पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि इट इज ए 2 स्टेप मैकेनिज्म, है ना। SN1 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इसमें कह रहा है फर्स्ट स्टेप इज डैश डैश डैश, बताओ क्या फिल करें? RDS रेट डिटरमाइन। RDS, बहुत बढ़िया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पहला स्टेप जो होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये बात भी हम लोग को याद रखनी है, ठीक है, कि 2 स्टेप मैकेनिज्म है, बट जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, फिर केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग रिएक्शन का रेट लिखें, तो ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ मास एक्शन में। concentration of react हाँ, कि किसी रिएक्शन का जो रेट है वो उसके स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, रेट डेटा में। और उस स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट होता है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसके स्लो स्टेप में रिएक्टेंट कौन है हमारा? एल्किल हैलाइड ही है ना। न्यूक्लियोफाइल तो सेकेंड स्टेप में अटैक कर रहा है। तो केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितनी भी SN1 रिएक्शन होती हैं उनका जो रेट होता है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। बोलो भाई। एल्किल हैलाइड, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट भी लगा सकते हो। तो ये इसका रेट ला बन जाता है। इसी को रेट ला, केमिकल काइनेटिक्स में इसी को रेट ला बोल देते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोल देते हैं? रेट ला। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कोई पूछे कि रेट ला का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आप इन जनरल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। R इक्वल टू के, और ये एक्टिव मास या कंसंट्रेशन है एल्किल हैलाइड का, ठीक है। और एक बात और आपको बताते हैं, अभी आप लोगों ने काइनेटिक्स पढ़ी नहीं है लेकिन आपको ये बात पता होनी जरूरी है कि रेट ला जब लिखते हैं तो रेट ला में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है वही रिएक्शन का क्या होता है? ऑर्डर होता है ना। order ये अगर आप लोगों ने शायद स्कूल में पढ़ लिया हो तो आपको ये पता होगा मेरे ख्याल से, कि रेट ला में जो कंसंट्रेशन के पावर में जो नंबर लिखा होता है, अगर एक से ज्यादा होते तो उनका सम कर देते थे, ठीक है। तो वही रिएक्शन का क्या हो जाता है? ऑर्डर हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग इसके रेट ला को देखें तो इस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया फर्स्ट, है ना। तो कोई पूछे SN1 रिएक्शन कितने ऑर्डर की रिएक्शन होती है, तो हम लोग बोल देंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और उसको हम लोग उसके रेट ला से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया चौथा पॉइंट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या कर रहा है? रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डैश 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 ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बताओ यहाँ क्या फिल करना है? independent इंडिपेंडेंट है, बहुत बढ़िया। तो इसके रेट ला को देखने समझ में आ रहा है कि SN1 का रेट तो केवल एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो आया ही नहीं पिक्चर में। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो SN1 रिएक्शन का जो रेट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बोलो, इतनी बात सभी को आ रही बात समझ में? yes Yes. ठीक है। अब ये वाला पॉइंट बताइए, 6 पॉइंट में कह रहा है डैश 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 फॉर्म कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन, है ना। तो SN1 रिएक्शन में कोई पूछे कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन से बनते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि कार्बोकेटायन बन रहे थे। कार्बोकेटायन फॉर्म एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट, है ना। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन जो होते हैं वही इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने GOC पढ़ रखी है ना। GOC 2 में हम लोगों ने शायद, या GOC 1 में ही पढ़ लिया था इसे, कि बेटा कार्बोकेटायन ही एक ऐसा इंटरमीडिएट होता है कि जब वो बनता है तो
उसके पास एक मौका होता है रीअरेंजमेंट का, कि वो रीअरेंज भी हो सकता है। अगर वो उसके आसपास के पड़ोस वाले कार्बन मतलब उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोकैटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो यही लिखा हुआ है, इसको भी नोट कर लिया आप लोग। सो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन मे टेक्स प्लेस एज पॉसिबल है। में इसलिए लिखा हुआ है कि कोई ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि हमेशा रीअरेंजमेंट होगा ही। फिर पता चला कि वो जो बना है वही बहुत स्टेबल है और उसके पड़ोस वाले कार्बोकैटायन उससे भी कम स्टेबल के हैं, तो फिर तो नहीं करेगा रीअरेंजमेंट, है ना। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट होने की, तो वो रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम लोग रिएक्शंस वगैरह करेंगे। ये पॉइंट बेटा रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब हम लोग प्रोडक्ट बनाए करेंगे तो कई बार देखेंगे कि कार्बोडाइन बनेगा, लेकिन उसके पड़ोस वाला कार्बन पे उससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोडाइन बन रहा होगा, तो वो रीअरेंज हो जाएगा और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट, फिर न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक मारेगा। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट रिएक्शन जब ये करेंगे वहां पे ये बड़ा मायने रखेगा। ठीक है। फिर एक ये कई बच्चों को बड़ा कॉमन सी कंफ्यूजन होती है कि आपको लगेगा कि सर मान लो कि कभी कार्बोकैटायन बनने के बाद रीअरेंज हो गया। ठीक है। तो बच्चों के ये एक मन में आता है कि सर उस केस में कार्बोकैटायन का बनना आरडीएस होगा, क्योंकि वहां पे बेटा वो आप समझ पा रहे हो, जब कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा तो वो मैकेनिज्म कितने स्टेप की हो जाएगी? 3 स्टेप। 3 स्टेप हो जाएगी, है ना। अच्छा, तो ये चीज ध्यान रखना, जो हम लोग थ्योरी में बोलते हैं ना कि 2 स्टेप मैकेनिज्म, ये हम लोग इन जनरल बोलते हैं, ये मानते हुए कार्बोटाइन रीअरेंज नहीं कर रहा है। ठीक है। एनसीईआरटी 2 स्टेप ही मानती है, इन जनरल बात बोल रहे हैं। लेकिन का SN1 रिएक्शन मिनिमम 2 स्टेप की होती है, लेकिन मैक्सिमम वो 3 स्टेप की भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पता लगा कार्बोटाइन बना और फिर वो रीअरेंज कर गया, तो बनने के बाद रीअरेंज होने के बाद जो नया कार्बोटाइन बनेगा, न्यू कार्बोटाइन, उसके बीच में भी एक स्टेप आपका आ जाएगा, वो स्टेप 2 हो जाएगा, है ना। और फिर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा, तो वो स्टेप 3 हो जाएगा, है ना। तो आपसे कोई पूछे कि अगर मान लो कार्बोटाइन का रीअरेंजमेंट हो रहा है तो 3 स्टेप में हो रही रिएक्शन, तो इसमें इसका आरडीएस कौन सा है? कार्बोकैटायन का बनना आरडीएस है कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट वाला स्टेप, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे शुद्ध हिंदी में इसलिए लिख दिया कि ये बात अच्छे से बिल्कुल याद रखना कि चाहे रीअरेंजमेंट हो चाहे ना हो, कार्बोकैटायन का बनना ही आरडीएस होता है हमेशा SN1 में। उसका रीअरेंजमेंट हो भी रहा हो तो भी वो वाला स्टेप उसकी कंपैरिजन में फास्ट होता है, वो आरडीएस नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फिर आते हैं 9th वाला पॉइंट, क्या कह रहा है देखो। 9th वाले पॉइंट में लिखा हुआ है इफ हैलोजन एटम आर सेम, है ना। अब देखो कई बार आपको वन वन मार्क्स के छोटे मोटे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ एल्किल हैलाइड आपको लिख के दे दिए जाएंगे, है ना। लेकिन उसमें हैलोजन सब में सेम बैठाल देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ कि SN1 रिएक्शन के रेट का ऑर्डर ऑर्डर आपसे पूछेगा। तो ये पॉइंट उसी के रिगार्डिंग है। तो के देखो क्या कह रहा है, इफ हैलोजन आर एटम आर सेम, अगर हैलोजन सेम है और हाँ फिर एल्किल हैलाइड, एल्किल ग्रुप अलग अलग होंगे उस केस में, एल्किल ग्रुप क्या होंगे वहां पे अलग अलग होंगे, एल्किल ग्रुप डिफरेंट होंगे। तो उस केस में जो रेट होगा SN1 रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करेगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बताओ यहाँ क्या लिखना सही रहेगा? नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, है ना। जा तो तुम सही रहे हो, लेकिन देखो इसको टू द पॉइंट लिखना है। तो देखो होता क्या है कि ये मैं आपको एक ऐसी बात अब बताने जा रहा हूँ जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी जितनी भी मैकेनिज्म पढ़ोगे सब में काम आएगी आपके, कि अगर किसी मैकेनिज्म का आपको आरडीएस पता चल गया कि भैया इसका ये स्टेप आरडीएस है ना, तो उस स्टेप में जो इंटरमीडिएट बन रहा होता है, उस स्टेप में जो इंटरमीडिएट बन रहा होता है, उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे रेट रिएक्शन का ओवरऑल डिपेंड कर जाता है ना। मैंने क्या बोला फिर से सुन लो।
किसी मैकेनिज्म में जो स्टेप उसका सबसे स्लोवेस्ट होता है, मतलब जो आरडीएस होता है, उस स्टेप में अगर कोई इंटरमीडिएट बनता है तो उस रिएक्शन का रेट उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर जाता है। मतलब वो जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बन रहा है, तो SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि बेटा जितना स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा उतना ये वाला स्टेप रिलेटिवली क्या हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, है ना। और स्लो स्टेप थोड़ा भी फास्ट हो जाएगा तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट तो बढ़ ही जाएगा, है ना। अगर कोई प्रोसेस का स्लो स्टेप, मान लो कोई प्रोसेस का कोई स्टेप तीन स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप 10 मिनट में हो रहा है, दूसरा हो रहा है 5 मिनट में, तीसरा हो रहा है 10 सेकंड में, ठीक है। तो ओवरऑल जो पूरा रिएक्शन का रेट है वो उसके पहले स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो 10 मिनट वाला टाइम 8 मिनट हो जाए तो ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रिएक्शन कम समय में हो जाएगी कंप्लीट। बोलो भाई, Yes. है ना। और स्लो स्टेप फास्ट कब होगा, जब उसमें बनने वाला इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, है ना। हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी को की तरफ डोमिनेट होता है। तो ये कार्बोकटायन बेटा जितना स्टेबल होगा उतना फास्ट रेट से ये आयनाइजेशन होगा, उतना ही ओवरऑल रिएक्शन का रेट इनहांस कर जाएगा। इसका मतलब जो SN1 रिएक्शन का रेट हुआ करेगा ऐसे केस में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्टेबिलिटी। Yes. Stability of part. हाँ, अगर केवल यहाँ पे एक ही लाइन लिखनी हो तो सीधा सीधा हम लोग बोल देंगे कि ये कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। और ये बहुत काम की चीज है, इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। SN1 रिएक्शन का रेट जब भी आपको पूछा जाए और डिफरेंट डिफरेंट एल्किल हैलाइड या डिफरेंट डिफरेंट एल्कोहल, है ना, आपको दे दिए जाए और SN1 का रेट पूछा जाए, तो आप बस क्या करना कि उनके सबके कार्बोकटायन बना लीजिएगा और उनकी स्टेबिलिटी चेक कर लीजिएगा। जितना स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा उतना ज्यादा रिएक्शन SN1 का रेट होगा, ठीक है ना। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा रहा हो कि एल्किल ग्रुप सेम हो, है ना, एल्किल जैसे पहले वाले में एल्किल डिफर कर रहा था, लेकिन इसमें एल्किल ग्रुप सेम है लेकिन हेलोजन डिफरेंट हो, है ना, तो वहां पे किस पे डिपेंड कर जाएगा, देन रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। वहां पे लीविंग ग्रुप के नेचर पे डिपेंड कर जाएगा, मतलब कौन बढ़िया लीविंग ग्रुप है ना। अब जैसे देखो अभी हम लोग एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो इन्हीं में चलो कंपेयर कर लेते हैं। एक मैंने ले लिया RCl, एक RBr, है ना, चारों ले लेता हूँ मैं, और एक आयोडाइड ले लेता हूँ RI, है ना। अब इसमें R मान के चलने की सेम है बेटा, सब में R नहीं बदलता है, तो इसमें सबसे ज्यादा रेट किस में होगा SN1 का, RI. है ना। तो RI का होगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप यही है ना। और RI में I क्यों अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसका क्या रीजन है, उसका साइज Size सबसे ज्यादा चार्ज polarization power ज्यादा है. बहुत बढ़िया, है ना। तो ये हम लोग ORM1 में पढ़े थे कि जितना बल्कि एटम होगा, है ना, ग्रुप के अलोंग हमेशा साइज फैक्टर देखते हैं, और ये सारे ग्रुप के मेंबर हैं एक ही ग्रुप के, तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका लीविंग ग्रुप एबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो एल्किल आयोडाइड का रिलेटिव रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड, फिर फ्लोर, ठीक है। अच्छा, ये SN1 और SN2 दोनों के लिए सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे केवल SN लिखा है, SN1 या SN2, क्योंकि यही ऑर्डर SN2 के लिए भी होता है अगर हेलोजन अलग अलग होते हैं तो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट दोनों मैकेनिज्म के लिए कॉमन है, ठीक है, क्लियर होगी बात, है ना। फिर इसमें आता है रोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या रोल होता है ना, अभी एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या रोल होता है SN1 में, तो इस बात को समझ लीजिए। देखिए, देखो SN1 के रेट को इनहांस करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। तो ये भी तो मैंने आपको बता ही दिया कि पोलर प्रोटिक
सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर कैसा है, पोलर है, प्रोटिक है। पोलर प्रोटिक में ऐसे वाटर हो सकता है, एथेनॉल अल्कोहल हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है ना, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर आप SN1 रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्शन का रेट कई टाइम्स बढ़ जाता है ना, 1.5 गुना, कई बार 2 गुना तक हो जाता है ना। तो बोलते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो रिएक्शन के रेट को फेवर करते हैं, है ना। लेकिन अगर आपसे कोई रीजन पूछने लगे, जैसे आजकल ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, रीजनिंग वाले, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा क्या करता है कि SN1 का रेट बढ़ जाता है इसकी प्रेजेंस में। तो ये 3 काम करता है, मतलब इसके 3 रोल हैं देखा जाए तो। ये एक साथ 3 फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। क्या क्या करता है देखो। पहला फैक्टर है इंक्रीजेस द रेट ऑफ आयनाइजेशन। ये तो हम लोग अभी सबसे पहले स्टेप में यही पढ़े भी थे कि ये आयनाइजेशन वाले स्टेप को क्या करता है, फास्ट कर देता है ना। मतलब जो हैलोजन है या लीविंग ग्रुप है उसको आयनाइज कराने में हेल्प करता है ना। और वो कैसे करता है, वो डाइपोल डाइपोल फोर्स की हेल्प से वो उसको आयनाइज करा देता है ना। तो पहला तो यही कि ये क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है कि ये बेटा जो कार्बोकटायन बन रहा होता है इंटरमीडिएट, साथ ही साथ वो कार्बोकटायन को भी थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर देता है ये, है ना। इट स्टेबलाइज द कार्बोकटायन। अच्छा, आप कहोगे सर कार्बोकटायन को कैसे स्टेबलाइज करता है, तो लिख लो थ्रू सॉल्वेशन। सॉल्वेशन के थ्रू वो कार्बोकटायन को स्टेबलाइज कर देता है। अब देखो इसका मतलब समझो भाई कि ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो कार्बोकटायन को कैसे स्टेबलाइज कर देते हैं। देखो ये एक डायग्राम आप समझिए नीचे वाला। देखो ये जो सेकेंड डायग्राम उसको देखिए। ये मान लो कोई कार्बोकटायन बना, ठीक है, सॉल्यूशन में, ठीक है। तो कार्बोकटायन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही ये सॉल्यूशन में बनता है तो चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल उसको आके सराउंड करने लगते हैं। जैसे कार्बोटाइन बनना तो वाटर के मॉलिक्यूल बोलते हैं पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो इसको, चारों तरफ से ये इसको सराउंड करने लगते हैं। और उनका जो निगेटिव वाला टर्मिनल है ना, ये सराउंड करे, क्योंकि कार्बोकटाइन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। तो वाटर का पोलर मॉलिक्यूल होता है तो उसका निगेटिव वाला टर्मिनल क्या करेगा, सराउंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन से फोर्स लगने लगेंगे, R प्लस और डेल्टा माइनस में, डाइपोल। हाँ, यहाँ पे आयन डाइपोल लगेंगे, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल नहीं लगेंगे, यहाँ पे आयन डाइपोल लगेंगे, क्योंकि R प्लस आयन है और वाटर के मॉलिक्यूल डाइपोल है, तो इसको बोलेंगे आयन डाइपोल, है ना। डाइपोल डाइपोल बोलना गलत हो जाएगा। आयन डाइपोल, एट्रैक्टिव फोर्स, ये भी वांडावाल फोर्स के ही टाइप होता है। और आप मुझे बताओ, इतना तो तुम लोग को केमिस्ट्री अब समझ में आने लगी है कि बेटा जैसे कोई भी एक वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ सराउंड होगा तो जितना इस पे निगेटिव चार्ज है उतना ही डेल्टा पॉजिटिव वो उसका मिनिमाइज कर देगा कि नहीं कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, यस यस है ना। क्योंकि वो ये एक्चुअली हम लोग दिखा रहे हैं, एक्चुअली वो आके सरफेस पे आके ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है ना। वो तो हम लोग थोड़ा बॉन्ड के नेचर को बताने के लिए थोड़ा दूरी दिखा रहे हैं कि दूर बैठा हुआ है, वो एक्चुअली सरफेस पे आके चिपकी जाता है, बिल्कुल एडजॉर्ब हो जाता है। तो होता क्या है कि एक भी वाटर मॉलिक्यूल आके बैठेगा ना सरफेस पे तो उसका थोड़ा सा डेल्टा निगेटिव पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा। और कार्बोकटायन का पॉजिटिव चार्ज अगर थोड़ा भी कम हो रहा होगा इस सॉल्वेशन की वजह से तो वो स्टेबलाइज हो रहा होगा कि डिस्टेबलाइज हो रहा होगा, स्टेबलाइज, है ना। स्टेबलाइज। तो इसी वजह से यहाँ बोल रहे हैं कि कार्बोकटायन को भी थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर देता है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं ना। और तीसरा एक रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ी खास बात है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जो वो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल, डिक्रीज। है ना। देखो न्यूक्लियोफाइल अभी पढ़ेंगे, 2 तरह के होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो
कई बार एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि SN1 में जब बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो पहले ही स्टेप में अटैक करने लगता है। मतलब होने क्या लगता है कि वहां पे पूरा परफेक्ट कार्बोकेटायन नहीं बन पाता है। कार्बोकेटायन बन ही रहा होता है लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है कि वो पहले स्टेप में क्या कर देता है, अटैक करना शुरू कर देता है। जिससे फर्क क्या पड़ता है कि ये जो रेसमिक मिक्सचर है ना, ये कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर नहीं बन पाता है। इसमें उस केस में पार्शियल रेसमिक मिक्सचर बनने लगता है ना। तो यहाँ पे वाटर का एक ये भी रोल होता है कि वाटर मॉलिक्यूल पार्शियल रेशमी मिक्सचर बनने से रोकते हैं न्यूक्लियोफाइल को। वो न्यूक्लियोफाइल को भी क्या करते हैं, चारों तरफ से साथ ही साथ एडजॉर्ब कर दे, मतलब उसके चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनके बीच में कौन से फोर्स लगने लगते हैं, वही आयन डाइपोल वाले, है ना। ठीक है, और वो न्यूक्लियोफाइल को रोके रहते हैं। क्योंकि देखो इसको ऐसे समझो कि जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा उसका निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, एडजॉर्प्शन की वजह से क्या होगी, कम होगी। और न्यूक्लियोफाइल की अगर निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, Decrease. Decrease. डिक्रीज करेगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर घटेगी तो उसके पहले स्टेप में अटैक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होने लगेगी, है ना। बोलो भाई। तो पहले स्टेप में अटैक करने से क्या होगा? पहले स्टेप में अटैक करने में SN2 हो जाएगी, अगर टू द पॉइंट बोला जाए तो। अगर न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में अटैक कर देगा ना तो वहां पे काइनेटिक्स SN1 नहीं होगी, वो पार्शियल SN2 होने लगेगी उसमें, है ना। अभी SN2 में हम लोग पढ़ेंगे, SN2 में न्यूक्लियोफाइल पहले ही स्टेप में अटैक मार देता है। वो इस बात का वेट ही नहीं करता है कि कार्बोकेटायन बने, है ना, कार्बोकेटायन बनने ही नहीं देता, पहले ही अटैक कर देता है। तो SN1 रिएक्शन के रेट को इनहांस करने के पीछे ये भी बहुत बड़ा मेन रोल होता है कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। इट डिक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को काफी कम कर देता है, जिससे SN2 होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती, मतलब SN2 नहीं हो पाती है, या अगर हो भी रही होगी तो 2-4% हो रही है तो उसको फिर इग्नोर कर दिया जाता है ना। तो मेनली फिर SN1 ही होगी वहां पे। बोलो भाई। सर सेकंड पॉइंट फिर समझा दीजिए। हाँ देखो, सेकंड पॉइंट में है कि ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है ना, कार्बोकेटायन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, कार्बन पे। तो जैसे ही कार्बोकेटायन बनता है उसको चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रेट करने लगते हैं, सॉल्वेट करने लगते हैं, है ना, चारों तरफ से सराउंड करने लगते हैं। और सराउंड करेंगे तो इसका जैसे एक भी वाटर मॉलिक्यूल आगे बैठेगा तो इसका जो डेल्टा निगेटिव टर्मिनल है इसी तरफ से एडजॉर्प्शन होगा। तो जितना डेल्टा निगेटिव चार्ज है उतना ही मैग्नीट्यूड का वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, डिक्रीज करा देगा, कम कर देगा, है ना। और ये तो आप लोग पढ़ चुके GOC में कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जब कम होता है तो वो स्टेबलाइज होता है कि डिस्टेबलाइज होता है, स्टेबलाइज होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बोकेटायन क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो आप लोगों के सर इससे क्या फायदा है, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे रेट डिपेंड करता है किसका, SN1 का। मतलब कार्बोकेटायन थोड़ा बहुत भी अगर हाइड्रेशन से स्टेबलाइज हो रहा होगा तो SN1 का रेट थोड़ा तो इनहांस हो ही रहा होगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहीं ना कहीं SN1 के रेट को इस तरीके से भी इनहांस कर रहा है, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करके भी वो इनहांस कर रहा है रेट को, है ना। बोलो भाई, आगे समझ में। यस। ठीक है। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12। इसमें बोला गया है कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ हैवी मेटल आयन अगर SN1 रिएक्शन के रेट को बहुत ज्यादा इनहांस करना है, ट्रेमेंडसली इनहांस करना है, तो अगर आप क्या करो उसमें हैवी मेटल आयन ऐड कर दो एज ए कैटलिस्ट। जैसे सिल्वर आयन का कोई सॉल्ट डाल दो आप पानी में,
है ना, मर्क्यूरी का आयन और लेड आयन का, ठीक है। तो बोलते हैं कि कई टाइम्स, मतलब कि यहाँ तक ये भी देखा जाता है कि 60 टाइम्स 70 टाइम्स तक रेट बढ़ जाता है SN1 रिएक्शन का, है ना। तो ये भी ध्यान रखना कि ये 3 आयन है, स्पेशली ये 3 आयन है जो जिनकी प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन का रेट कई गुना बढ़ जाता है, कई टाइम्स। उसका रीजन भी ये थोड़ा सा क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड है कि ये जितने भी आयन है ना, ये सब हैलाइड आयन के साथ प्रेसिपिटेट बनाने लगते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ना, जैसे वो हेलोजन निकल रहा है ना, मान लो ये हेलोजन Cl है, ठीक है। अब ये जैसे ही निकला तो ये तुरंत Ag+ खटाक से उसका पीपीटी बना देगा, मतलब इधर साइड पीपीटी बनने लगेगा। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो जो स्लो स्टेप है ना वो बहुत तेजी से होने लगेगा उसका, ठीक है, मतलब उसका रेट बढ़ जाएगा कई गुना। इस वजह से बोलते हैं कि अगर इन मेटल की प्रेजेंस ले लिया आपने तो SN1 रिएक्शन का रेट कई टाइम्स इनहांस हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है। मान लो इसका मेन आपको रोल बस यही कि कभी कोई रिएक्शन हो और एरो के ऊपर ये लिखा हुआ हो और वहां पे आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि SN1 होगी SN2 होगी, तो अगर ये लिख गया ना तो समझ जाना कि वो ISO सर्टिफाइड हो गया कि SN1 ही होगी वहां पे, वहां SN2 नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये SN1 के रेट को कई टाइम्स इनहांस कर देते हैं, है ना। बोलो भाई। Yes. ठीक है, क्योंकि ये जब रिएक्शन करेंगे ना तो ये सब चीजें पहचाननी पड़ेंगी आपको कि सर कब SN1 होगी कब SN2 होगी, ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। सर तो ये मेटल कैटायन जो है कहाँ पे यूज होंगे रिएक्शन में? ये बेटा एज ए कैटलिस्ट यूज किए जाएंगे, ओके ओके। रिए है ना, रिएक्शन में एरो के ऊपर लिख के दिए जाएंगे आपको, है ना। चलो अच्छा, फिर आगे बढ़े। Yes. अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13, ये भी बड़ा काम का है। ये बोल रहा है कि जितने वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जितने वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेटा, वो फेवर करते हैं SN1 रिएक्शन को इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। क्योंकि देखो अगर न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, कमजोर होगा, तो उसके पहले स्टेप में अटैक होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, वैसे ही बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो और अगर पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक करेगा तो इसका मतलब कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN1 होगी, है ना। तो बोलते हैं कि वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के पहले स्टेप में अटैक करने की भी पॉसिबिलिटी होती है, तो वहां पे SN2 रिएक्शन भी पैरेलल में चलने लगती है ना। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मेन जो हमारा प्रोडक्ट है वो मेनली SN1 से ही बने, ठीक है, तो वहां पे हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं बेटा, तो लिख लो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड वीक न्यूक्लियोफाइल। ये तो हम लोग वैसे पढ़े थे वहां पे ORM1 में कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल सारे वीक होते हैं, जैसे वाटर हो गया, वाटर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया। एल्कोहल है, एल्कोहल में बेटा मेथेनॉल एथेनॉल कोई भी आपको लिख के दे दे तो ये भी वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये थायोल, थायोल भी न्यूट्रल है तो वीक है। एसिटिक एसिड भी लिख सकते हो, एसिटिक या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, तो ये भी आपका वीक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ना। तो वीक न्यूक्लियोफाइल इन जनरल क्या होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल फेवर करते हैं SN1 को, ठीक है। और सॉल्वेंट के बारे में आपको बता ही दिया कि सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए, पोलर प्रोटिक होने चाहिए। पोलर प्रोटिक में कौन कौन से ज्यादातर लिए जाते हैं, जैसे वाटर ज्यादातर लिया जाता है, या एल्कोहल भी ले सकते हैं क्योंकि एल्कोहल अपने आप में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है। एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार आपको कंफ्यूज किया जाएगा, आपको एक्वस एसीटोन लिख के दे देगा और आप सोचोगे कि सर एसीटोन तो पोलर एप्रोटिक होता है ना, और पोलर एप्रोटिक अभी पढ़ेंगे कि SN2 को फेवर करते हैं, तो आप कहोगे कि सर SN2 होगी यहाँ पे, है ना। तो इसमें देख लेना कि कहीं एसीटोन के आगे एक्वस तो नहीं लिखा हुआ है। अगर बेटा उसने एक्वस एसीटोन लिखा है
तो एक्वस एसीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। क्या मतलब है इसका, देखो आप ऐसे सोचो, जैसे एक्वस NaCl, आपसे मैंने बोला एक्वस NaCl, इसका मतलब आप समझ रहे हो, आपने पानी में NaCl को डिजोल्व कर दिया है, ठीक है, मतलब वाटर ज्यादा है, NaCl कम है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि एक्वस एसीटोन, तो इसका मतलब क्या है कि पानी में कुछ बूंदे टपकाई गई हैं, किसकी, एसीटोन की, है ना। मतलब सॉल्वेंट अभी भी क्या है, वाटर है, और जो ज्यादा है उसी का नेचर डोमिनेट करेगा। तो वाटर अगर ज्यादा है तो एक्वस एसीटोन हमारा ओवरऑल क्या माना जाएगा, मतलब कैसे बिहेव करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह, ठीक है। तो ये आजकल जेई वाले ये इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, एक्वस एसीटोन या एक्वस डीएमएफ लिख देते हैं, है ना। डीएमएफ तो पोलर प्रोटिक है, लेकिन उसके आगे एक्वस लगा दिया, मतलब वाटर सॉल्वेंट है। डीएमएफ तो कुछ ड्रॉप ही ऐड की गई होंगी उसकी, है ना। तो ये पोलर प्रोटिक होता है, डीएमएफ एक्वस डीएमएफ हो, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हो गए बेटा। बाकी कैटलिस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि इनमें से कोई ले ले तो समझ जाना कि SN1 ही हो, तब तो डंके की चोट पे SN1 होगी, फिर तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो डीएमएफ होता है ये पोलर ए प्रोटेक होता है ना, हाँ लेकिन जब एक्सेस लेते हैं तो फिर उसमें फिर H2 होता है। हाँ हाँ हाँ, ओनली डीएमएफ लिखा हो तब तो वो पोलर प्रोटिक होगा, और फिर तो SN2 फेवर करेगा। लेकिन एक्वस डीएमएफ है तो फिर वो पोलर प्रोटिक की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना, ठीक है। फिर ये लास्ट में सर एक एनर्जी प्रोफाइल कर्व होता है, इसको भी देख लीजिए। सर हाँ हाँ बोलो। सर एक्वस एसीटोन में वही वाटर जो है, वही जो है काम करेगा ना एसिड रिएक्शन के लिए, मतलब एसीटोन का कोई काम नहीं होगा एक्वस एसीटोन। हाँ वाटर बेटा, हाँ सॉल्वेंट होगा इसमें। सर बट वो- एसीटोन का कोई रोल नहीं होगा ना, ये पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, एसीटोन का कोई, क्योंकि सोल्यूट माइनर क्वांटिटी में होता है ना, तो जो सॉल्वेंट होगा वही उसी का नेचर सॉल्वेंट, मतलब जो मेजर क्वांटिटी में सॉल्वेंट होगा उसी का नेचर हमें कंसीडर करना होगा, है ना। अब ये रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल कर्व है, इसमें देखो वाई एक्सिस में दिखाया गया है आपको पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस में रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट थे। फिर रिएक्टेंट का ये बॉन्ड टूट रहा था, है ना, आयनाइजेशन में। तो जब भी बॉन्ड टूटता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि सिस्टम अनस्टेबल होता है, तो पोटेंशियल बढ़ रही। फिर एक मतलब यहाँ पे एक मैक्सिमा कंडीशन आती है जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, इसको TS1 बोल सकते हैं आप, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आप समझ रहे हो, यहाँ पे एक ऐसी स्टेट होगी कि ये जो हेलोजन है, ये एल्किल वाला बॉन्ड जस्ट ब्रेकिंग कंडीशन में होगा, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उसको बस खींच के बाहर निकालने ही वाले हैं, मतलब ये बॉन्ड जस्ट टूटने वाला ही है, और ये सॉल्वेंट उसको बाहर निकाल रहे हैं ना। तो ये इसकी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, ये सबसे अनस्टेबल स्टेट होती है। और जब ये निकल जाएगा तो फिर एक कार्बोकटायन बनेगा, और कार्बोकटायन क्या है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली मोर स्टेबल होता है, ठीक है। ये कार्बोकटायन बन गया इंटरमीडिएट। फिर क्या हुआ, इस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अब जब अटैक किया तो फिर से एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो सर फिर है ना, यहाँ पे फिर से पोटेंशियली थोड़ी बढ़ेगी, है ना। और फिर वो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन जब कम परमानेंटली हो जाएगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा न्यू बॉन्ड बनने के बाद, तो पोटेंशियल जी घट डिक्रीज हो जाएगी इस तरह से। सर हाँ बोलो। तो सर ट्रांजिशन स्टेट 1 इंटरमीडिएट स्टेट से भी ज्यादा अनस्टेबल होगा।
ट्रांजिशन स्टेट 1 वाला, हाँ ज्यादा अनस्टेबल है, बिल्कुल सही है ना। आपसे कोई पूछे कि इसमें कौन सा ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल है, तो आप बोल देना TS1। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम है इस एनर्जी प्रोफाइल में, है ना। और इसमें इस एनर्जी को भी देख के बोल सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी के बीच के डिफरेंस को एक्टिवेशन बोलते हैं। तो इस TS1 की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है और TS2 की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है ना, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब इस ग्राफ को देख के भी हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को समझ सकते हैं कि इसका पहला स्टेप ही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहला स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक है और दूसरा स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक। सर सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी सर, वो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट 2 की एनर्जी का डिफरेंस होगा ना, या अल्काइल हैलाइड? नहीं नहीं नहीं, हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट, मेन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिसाइड होती है, तो उसकी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही देखनी होगी, ठीक है। तो बस ये तो बस पता होना चाहिए कि ऐसा ग्राफ बना है, तो आप समझ जाइए SN1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा ना, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो ये SN1 पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने, SN1 की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे ना, तो उसमें आपको क्वेश्चन भी देखने हैं, ठीक है। देखो अब इसमें पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो इसमें देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपको कुछ एल्किल हैलाइड दे देगा और उनके रेट का ऑर्डर पूछेगा, SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स क्या रेट है ना। जैसे आपको इसने A B C करके 3 दे दी और इनका ऑर्डर आपसे पूछ रहा है ना, तो बताइए क्या होगा। BCA BCA, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखो समझ लीजिए इसको। कुछ बच्चे BAC बोल रहे हैं, कुछ CABA बोल रहे हैं, CBA होगा, हाँ। तो करेक्ट आंसर है इसमें CBA। देखो कैसे, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इसमें हैलोजन तो बेटा सब में सेम है, मतलब हैलोजन मतलब लीविंग ग्रुप सेम है। जब लीविंग ग्रुप सेम हो, है ना, लेकिन एल्किल ग्रुप अलग अलग है, एल्किल सबका R अलग है, तो आप क्या देखो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो। मतलब यहाँ पे जो रेट है, यहाँ पे जो रेट है वो डिपेंड कर जाएगा, रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आप क्या करो, सबके कार्बोकेटाइन बनाने शुरू कर दो, ठीक है। सबके कार्बोकेटाइन बना बना के देख लो किसका कौन सा बन रहा है। तो इसमें जब ये हैलोजन निकलेगा, लीव आउट करेगा, तो इसका कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा। ये सिंपल आपका बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। और ये वाला जो बनेगा, इसमें अगर हैलोजन बेटा यहाँ से निकलेगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा आपका एलाइलिक कार्बोकेटाइन, है ना, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। और एलाइलिक कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होते हैं, ठीक है। और ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री, है ना। अब हम लोगों ने GOC में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ी हुई है ना। कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री, एलाइलिक और 1 डिग्री में क्या ऑर्डर होता है। तो आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शनल केस भी था, आप लोगों को याद होगा मेरे ख्याल से, कि जो 3 डिग्री वाला कार्बोटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी एलाइलिक कार्बोटाइन से क्या होती है, ज्यादा होती है ना।
क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। वैसे आल्दो हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो लेस डोमिनेंट होता है रेजोनेंस पे, लेकिन कार्बोकैटायन में यही एक एक्सेप्शनल केस था जिसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में जो स्टेबिलिटी होती है वो 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से ज्यादा आती है। ठीक है, बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा था, इससे उल्टा हुआ। हाँ, तो वो जो ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा था उसको जरूर आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, कार्बोटाइन के ऑर्डर को, क्योंकि SN1 के केस में आपको अल्टीमेटली वही देखना ही पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा C स्टेबल होगा, फिर B और फिर A। तो ये आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा रेट ऑफ SN1। ठीक है, अब जैसे ये वाला चलो बताओ। CV CV है ना? ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही बताया आपने। तो अब आप समझ गए हो भाई। तो इसमें अ, तरीका वही है, देखो जो भी हैलोजन जहां भी बैठा है, लीविंग ग्रुप जहां भी, उसको आप हटा दो और सीधे आप बना दो कार्बोकैटायन। SN1 का रेट पूछ रहा है, मतलब कार्बोकैटायन का बनना तय है ना? और रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमीडिएट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, ये 3 कार्बोकैटायन है। अब इसमें देखो ये आपका एलाइलिक कार्बोकैटायन है। एलाइलिक कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका बेंजलिक कार्बोकैटायन है बेटा, है ना? बेंजलिक कार्बोकैटायन कैसे स्टेबलाइज होता है? स्टेबलाइज बाय 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना बेटा? और इसके भी, ये तो बेटा डाई बेंजलिक है ना? ये तो बेटा 2 बेंजीन से कनेक्ट है, फेनिल मतलब बेंजीन ही, इतना तो आप लोग समझ ही रहोगे, है ना? तो ये डाई बेंजलिक है। तो डाई बेंजलिक मतलब वो कार्बोकैटायन दोनों बेंजीन में डीलोकलाइज करेगा। ये इस वाले बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ भी डीलोकलाइज करेगा, इस वाले। तो इसमें 3 3 6 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और इनमें जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो कार्बोकैटायन उतना स्टेबल होगा, है ना? इसमें 3 डिग्री है भी नहीं, हाँ। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? C, फिर B, फिर A। ठीक है, तो ये आपने आंसर दे दिया इसका। अच्छा भाई, इसमें बताओ थर्ड वाले में। तो BAC। AC हाँ, BAC है। इसमें देखो तीनों का I अगर निकाल दो, ठीक है, तो क्या बनेगा? अभी मैथ्स की क्लास भी है क्या तुम लोगों की? यस Yes. अच्छा अच्छा, क्या टाइमिंग रखी सर ने? टाइम लग रहा है, मैंने देखा नहीं। 11:30। या सर को कोई मैसेज कर दो कि सर अभी क्लास चल रही है, 11 बजे से कर दिए स्टार्ट। तो ये टॉपिक 11:30 है सर। 11:30 चेंज कर दिया क्या सर ने? यस यस सर, चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा, मैंने तब से देखा ही नहीं, मॉर्निंग में देखा था मैंने। तो ठीक है, मैंने देख लिया होगा, है ना? उनसे बात भी नहीं हो पाई, रात में मैंने भेजा था। तो इसमें देखो 3 कार्बोटायन बन गए, है ना? अब इसमें स्टेबिलिटी सबकी देख डालो, ये तीनों का क्लासिकल कार्बोटायन है। हाँ, आप लोगों ने क्या बताया था, मैं सुन नहीं पाया था, क्या आंसर बताया था आप लोगों ने? BAC। BAC. BAC ना? हाँ, तो ठीक ठीक सही बता रहे हो, है ना? सभी को समझ में आ रहा है बेटा? ये Yes, वाला देखो तो Yes. 3 डिग्री है। ये जब क्लासिकल कार्बोकैटायन हो तो सीधे डिग्री ही देख लिया करो। तो क्लासिकल में तो 3 2 1 होता है ना? एनसीईआरटी ने तो सीधे सीधे बोला ही है, वो आप लोग तो पता ही है सब। 3 डिग्री सबसे स्टेबल होता है ना? तो इसमें बी सबसे ज्यादा, फिर ए वाला, और फिर बी वाला, सी वाला।
सी वाला 1 डिग्री। अच्छा, इसका कोई रीजन पूछे को, आजकल रीजनिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इस साल मुझे लग रहा है कि रीजनिंग क्वेश्चन पूछेंगे जरूर ये लोग। अगर इसमें मान लो ये पूछे, बताओ कि ये ऑर्डर क्यों सही है, मतलब रीजन क्या है? प्लस आई। टर्शरी हाइपर है ना। चलो मैं हाँ। ऑप्शन दे देता हूँ कि ये ऑर्डर करेक्ट है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, है ना, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट। और एक ही आंसर देना है, मतलब एक ही सही है। सेकंड सेकंड। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, गुड, है ना। कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में दे देगा। बहुत बढ़िया। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, कार्बोकैटायन बेटा कई तरीकों से स्टेबलाइज हो जाता है ना। तो उसमें देखा जाता है, एक आप लोगों को बताया होगा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं डांसिंग रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, ये ऑर्डर याद है आप लोगों को? सबसे पहले डांसिंग रेजोनेंस देखा जाता है, फिर उसमें एरोमेटिक वाला देख लेते हैं, कोई एरोमेटिक वाला कार्बोटाइन तो नहीं है, फिर मीजोमेरिक इफेक्ट में प्लस एम वाला देख लेते हैं, फिर नॉर्मल पी पाई वाला रेजोनेंस देख लेते हैं, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, और फिर सबसे लास्ट में आई इफेक्ट। जब हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर सेम आने लगे तब इंडक्टिव इफेक्ट देखो। इंडक्टिव इफेक्ट कभी पहले देखो ही नहीं। तो इसमें बस हाइपर कॉन्जुगेशन ही होता दिख रहा है। यहाँ पे एक अल्फा है, यहाँ पे 3 अल्फा है, तो इसमें टोटल 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। इसके यहाँ पे 3 है, 3 2 5 2 7 7 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें तो बस यहाँ वाला एक एक ही है। ही है ना। तो इसमें एक अल्फा, तो जिसके जितने ज्यादा अल्फाइड उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोटाइन में, है ना। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो, है ना, अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो हाइपर कॉन्जुगेशन। फोर्थ वाला देख लो बेटा, इसमें बता दो। इनमें सब में सीएल हटाना है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करना है। डी बी CDB है। DCBA डी सबसे ज्यादा है। मोस्ट। हाँ देखो, विनीत ने बता दिया डी भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही देखना है कि सीएल को हटाने के बाद बेटा जो कार्बोकैटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी। यहाँ पे अब अगर ध्यान से देखो तो NO2 का माइनस आई के साथ माइनस एम भी लग रहा है। अब जब दोनों माइनस वाले लगेंगे, है ना, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने लगेगी। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब ये कार्बोकैटायन क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। अब Cl का आई में माइनस आई, एम में प्लस एम, डोमिनेंट होता है माइनस आई, तो ओवरऑल तो विड्रा ही कर रहा होगा, तो थोड़ी बहुत तो कमी कर रहा होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करा रहा है। मेथिल का प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ही की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही होगी, एक चीज सुनो जरा, ये वाला माइनस आई डोमिनेंट था ना, तो इसमें तो बढ़ेगी ना थोड़ी सी। यस। हाँ, और ये प्लस आई वाला तो स्टेबल करेगा उसको, इसमें कम होगी। और OCH3 का तो प्लस एम लग रहा है, प्लस एम और माइनस आई दोनों लग रहा है, लेकिन डोमिनेंट प्लस एम है, तो ये तो बहुत ज्यादा कम कर देगा इसमें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपने डी बताया था, बिल्कुल सही। फिर आपने बता दिया सी, ठीक है, और फिर आपने बताया बी, और फिर ए। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, रे टूवर्ड्स SN1। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसमें क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे उसमें कहीं ना कहीं यही देखना होगा, स्टेबिलिटी। ये वाला तो आसानी लग रहा है, आप लोग बताइए। फिफ्थ वाले में बताओ, SN1 का रेट किसमें ज्यादा होगा? बी बी वाले बी फिर ए बी बी ए। वाले। सेकंड। हाँ।
अच्छा, इसका रीजन बताओ, कोई रीजन बताओ कि वीक है। रेजोनेंस रेजोनेंस कौन, किस टाइप का रेजोनेंस? पार्शियल, तो उसमें ओ आर लगा हुआ है, हाँ तो सर वो प्लस एम शो करेगा। हाँ, प्लस एन इफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो इसमें यही खास बात है कि जो सेकंड वाला है, कार्बोकैटायन के पड़ोस में कभी भी हेटेरो एटम बैठा हो और उस हेटेरो एटम पे लोन पेयर हो, तो वो उसका प्लस एम इफेक्ट की वजह से वो स्टेबलाइज होने लगता है। जबकि यहाँ पे वो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे केवल, है ना। तो ये केवल दो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज होगा। और मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में डोमिनेंट होता है मीजोमेरिक। इसका मतलब ये वाला कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब SN1 का रेट भी इसी का ज्यादा होगा। ठीक है, तो करेक्ट ये वाला भी। सर सेकंड में सर वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो है नहीं सर, उसमें प्लस एम कैसे लगेगा? हाँ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बेटा, देखो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओ। जैसे ही वो लोन पेयर इधर आएगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये वापस फिर इधर जाएगा तो फिर ये बन जाएगा, मतलब इसके इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने लगेंगे, यस। है ना, कॉन्जुगेटेड है। ये एक हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पॉजिटिव चार्ज के पड़ोस वाले कार्बन पे लोन पेयर होता है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर कॉन्जुगेशन होने लगता है ना? या इसी को बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, अगर उसको और डीपली समझो तो वो बैक बॉन्डिंग कर रहा है एक तरह से। ठीक है, ऑर्गेनिक में इसको प्लस एम इफेक्ट बोल देते हैं। हाँ, और देखो 6 वाले में क्या है? ACB। ए एसी यस सर यस ACV है ना, ए सबसे ज्यादा। यस। ए में क्यों सबसे ज्यादा हो रहा है स्टेबल? प्लस है ना, प्लस एम इफेक्ट है ना। ठीक है, तो यहाँ वाला कार्बोटन प्लस एम से स्टेबल हो जाएगा। लेकिन बाकी अगर दोनों में देखो तो जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसके पड़ोस में लोन पेयर मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें प्लस एम इफेक्ट नहीं लग रहा है। ऐसे ही इसमें भी नहीं लग रहा है, तो इन दोनों में बेटा कैसे फिर आप लोगों ने बताया मुझे? माइनस आई इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। हाँ, ये किसने बताया आंसर? सर शुभांग। सुभांग, अच्छा। हाँ करेक्ट, सही बताया बिल्कुल बेटा। तो यहाँ पे प्लस एम नहीं लग पा रहा है, लेकिन माइनस आई तो लग ही रहा होगा। और यहाँ पे वो पड़ोस में थोड़ा नजदीक है ना, नजदीक से ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इसका माइनस आई इफेक्टिवली लग रहा होगा। और यहाँ डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई है, तो खींच तो पूरी दम से रहा होगा लेकिन वहां तक बेटा उसका पहुंच नहीं पा रहा होगा, माइनस आई, है ना। तो माइनस आई ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब डिस्टेबलाइज होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो ए हो गया, उसके बाद मुझे सी बोलना पड़ेगा, फिर बी बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज है। ठीक है ना। तो ये हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लो आराम से। सेकंड लास्ट हाँ हाँ, क्या करो बेटा, सेकंड ये वाला? जिसमें पहली बार ईथर आया, फिफ्थ। अच्छा वो ओके ओके, ऊपर है ना। है ना, एक अच्छा, चलो ये वाला भी कर लो, ये वाला इस टाइप का भी आया नहीं कोई, तो इसको भी कर डालो। इस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को।
ठीक है, इन तीनों में अच्छा बताओ SN1 का रेट किसका सबसे ज्यादा हुआ? ए का ACB ABC ACB बी एंटी ACB तो बी का सबसे कम होगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है। हाँ ठीक है, लास्ट बी। नॉन एरोमेटिक। अरे भाई नहीं नॉन एरोमेटिक नहीं है, वो भी एरोमेटिक है। ट्रोपोलियम कटायन है भाई वो तो। ट्रोपोलियम कटायन भी तो एरोमेटिक होता है। मुझे है ना, देखो इसमें ये पहला वाला तो एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक कार्बोकटायन बेटा। दूसरा वाला एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, है ना, जैसे ही वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। ये वाला एरोमेटिक है ना, ये एरोमेटिक है, ये तब तो आप लोग को पता ही होगा कि टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोक्राइज करें, हैकर रूल वैलिड है। लेकिन जो ये लास्ट वाला है, अगर आप गौर करो तो ये भी एरोमेटिक ही है। ट्रोपोलियम कटायन बन रहा है, और ट्रोपोलियम कटायन भी एरोमेटिक होता है। इसमें पूरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोक्राइज कर रहे हैं। अब दो एरोमेटिक में कैसे कंपेयर करेंगे, मतलब इन दोनों में कौन ज्यादा है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। हाँ, अब देखने पड़ेंगे किसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं। तो इसके 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और इसके 7 बनेंगे 7 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे स्टेबल हमारा सी वाला है बेटा, है ना। तो रेट का ऑर्डर हमारा बनेगा, सबसे फास्ट रेट से SN1 देगा सी वाला, ठीक है। और फिर आपका ए वाला, और बी वाला तो सही बोला जाए तो SN1 से कभी प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं, नेवर गिव SN1, क्योंकि ये कार्बोटाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अब चलो ऑर्डर पूछा है तो सबसे लास्ट में रख दो उसको, है ना। तो ये नॉन क्लासिकल है ना, बनेगा ही नहीं वो। लेकिन ऑर्डर में सबसे लास्ट में वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से भी पूछा। तो मतलब जो SN1 के ऑर्डर ऑर्डर हम लोग ने पढ़े थे, वो कार्बोकटायन के ऑर्डर कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वही ऑर्डर हमारे काम आ रहे हैं SN1 में भी, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। वो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक में मेन रिएक्शन होती भी है, तो आपको उसमें कोई रिएक्टेंट दे दिया जाएगा, और एरो के ऊपर कुछ रिएजेंट लिख के दे दिए जाएंगे, और आपसे प्रोडक्ट पूछेगा, राइट द मेजर प्रोडक्ट। मतलब इस क्वेश्चन में हमें मेजर प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक है। तो देखो, आपको मैकेनिज्म अगर पता है तो कोई चीज याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप कोई हर रिएक्शन याद करो। अब जैसे देखो, ये आपको एक कंपाउंड है, आप इसमें देखो कि ये हैलोजन बैठा हुआ है। हैलोजन मतलब ये एल्किल हैलाइड है, और इसकी अगर डिग्री देखोगे तो बेटा ये 1 डिग्री है ना। अच्छा, 1 डिग्री वाले SN1 वैसे तो बहुत स्लो रेट से देते हैं, मतलब 1 डिग्री में SN1 होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत स्लो रेट से देते हैं। लेकिन अब आपको अच्छा, 1 डिग्री वाले SN2 देने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपको कई बार कंफ्यूजन होगी कि यार 1 डिग्री में अब क्या करें, SN1 से बना है SN2 से। तो आप ये देखो कि रिएजेंट क्या क्या दिए हैं। उसने एक तो कैटलिस्ट दे दिया है सिल्वर आयन, ठीक है। तो सिल्वर आयन किसको फेवर करता है? SN1 SN1 SN1। केवल इसका लिखना ही अब सफिशियंट है कि सिल्वर आयन के प्रेजेंस में SN1 काइनेटिक्स फेवर होगी। और अगर वाटर को देखो तो इससे भी एक हिंट मिल रही। वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। वाटर क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वाटर अपने आप में सॉल्वेंट भी है। तो कहीं ना कहीं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह भी बिहेव कर रहा होगा। और वीक वीक न्यूक्लियोफाइल और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये दोनों बिहेवियर किसको फेवर करते हैं? SN1 को। तो आपको यहाँ पे हिंट छुपी हुई है क्वेश्चन में, लेकिन ये हिंट आपको
बोली नहीं जाएगी, ये आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ जाओ, अच्छा सर SN1 हो गई इसमें। अब SN1 में पहले स्टेप में हैलोजन निकलेगा, लीविंग ग्रुप पहले लीव आउट करेगा, है ना। और पहले स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकटायन बनेगा, है ना। अब ये कार्बोकटायन जो बन रहा है, जरा इसको आप गौर से देखो, ये बेटा 1 डिग्री बन रहा है ना। और ये पड़ोस वाले कार्बन को देख रहा है, तो ये तो बेटा इस समय 4 डिग्री है। तो ये बिल्कुल मचल जाएगा इस डिग्री, हायर डिग्री वाले में जाने के लिए। ये बहुत स्टेबल नहीं है ना। ये लेस स्टेबल कार्बोडाइन है। तो ये क्या करेगा, रीअरेंज हो जाएगा। लेस स्टेबल कार्बोकटायन क्या करेगा, रीअरेंज हो जाएगा। और ये कौन सा रीअरेंजमेंट देगा, कोई मुझे बताओ भाई। रीअरेंजमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, मेथिल शिफ्ट पढ़ा था, Alkyl shift. हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना। तो ये मेथिल शिफ्ट करेगा बेटा, ये मेथिल शिफ्ट होके 1 डिग्री पे अटैक कर देगा, है ना। JF वाले बच्चे समझ पा रहे हैं, ये आप लोगों ने रीअरेंजमेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। Yes sir, पढ़ा। पढ़ा है ना, अरे फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मेथिल रीअरेंज करके इधर आ गया, मैं बैलेंस करके चलो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये कार्बोकटायन बहुत स्टेबल है भैया, 3 डिग्री बन गया। 3 डिग्री 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में बहुत स्टेबल है ना। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अच्छा बताओ, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है इस कंपाउंड में, OH न्यूक्लियो, minus. है ना। हाँ, न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली वाटर ही है, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें अटैक एक्चुअली वाटर का ही होगा, ठीक है। और जब वाटर का अटैक हो जाएगा, तो वाटर का एक प्रोटॉन कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल चुरा के भागेगा, है ना। नहीं तो वो उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना बेटा। देखो पहले एक्चुअली ये बनेगा इस तरह से, लेकिन ये स्टेबल तो है नहीं, है ना। तो कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा और इसका प्रोटॉन लेके भाग जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, वो H निकल जाएगा उसका, ठीक है। तो अल्कोहल बन जाएगा, मतलब ये दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट भी है ना। ये प्रोडक्ट आपका है मेजर प्रोडक्ट। बोलो भाई, समझ में आई बात। यस सर। Yes. ठीक है, रिएक्शन में यही सब चीजें हम लोग को भैया सीखनी है ना। सर एक बार ये सेकंड स्टेप्स बता दीजिए सर, ये OH कैसे। हाँ, सेकेंड स्टेप में एक्चुअली क्या है कि न्यूक्लियोफाइल वाटर है वहां पे, तो जो अटैक करेगा वो वाटर अटैक करेगा वहां पे, है ना। लेकिन वाटर जैसे ही अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, अच्छा ये पता है, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक हो जाते हैं। इसका रीजन पता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आने मतलब इसका आई में कौन सा इफेक्ट लगने लगेगा, -I। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचने लगेगा, तो एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा। और इसका फायदा उठाएगा कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, वो इनमें से एक हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा, उससे ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा, है ना। यस। तो वो अल्टीमेटली OH आ जाएगा, कहने मतलब ये। तो ये मतलब आपको पूरा मैंने मैकेनिज्म के थ्रू बनाने बताया है कि कैसे बन रहा है ना। ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जैसे देखो इसमें, जैसे आप एक बार चाहो तो अटेम्प्ट करो और बताओ इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो एक में तरह से ऊपर कर दीजिए।
सर हाँ हाँ बताओ। सर 1 मीथेन साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा। 1 मीथेन साइक्लोहेक्सेनॉल है ना, बहुत बढ़िया। मतलब रिंग एक्सपेंड हो जाएगी ना इसमें। यस, रिंग एक्सपेंशन। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या है, ये भी स्पेशल केस ही है। देखो वाटर जो है, वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल है प्लस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है। तो इसको देखते ही समझ जाओ कि ये यहाँ पे कौन सी काइनेटिक्स होने वाली है SN1, है ना। ये चीज आपको तुरंत मतलब क्वेश्चन जैसे दिया वो तुरंत डिसाइड करना होगा कि SN1 से बनेगा SN2 से। तो पहले डिसाइड कर लिया SN1। अब SN1 में क्या होता है कि पहले लीविंग ग्रुप निकलता है और यहीं पे बेटा कार्बोटाइन बन जाएगा। तो बना देते हैं भैया, लीविंग ग्रुप को निकालते हुए एक कार्बोटाइन बना दिया जाए यहाँ पे। ठीक है। अब ये वाला केस आपको याद होगा, रिंग एक्सपेंशन का केस बन गया कि जैसे 5 मेंबर रिंग आपको दिख रही है और इससे डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें क्या होता है, रिंग एक्सपेंड हो जाती है, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है ना। सर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो सकती है? नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट अगर हुआ तो उसका रिजल्ट भी रिंग एक्सपेंशन ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ही वो इस जगह पॉजिटिव चार्ज आया तो रिंग के स्केलेटन पे पॉजिटिव चार्ज और अनस्टेबल हो गया, क्योंकि रिंग के ये एंगल लगभग 105 डिग्री के आसपास है और पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकैटायन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो ये लगभग करीब 15 डिग्री का स्ट्रेन आ जाएगा, एंगल स्ट्रेन। और इससे अच्छा तो वो यही बना रहे, क्योंकि यहाँ पे वो 100 बात सुन रहे हो, यहाँ पे तो वो 120 पे रह सकता है, क्योंकि ये कोई कार्बन रिंग का पार्ट नहीं है, ये कार्बन स्टेरिकली मतलब कोई फ्रोजन कार्बन नहीं है, है ना। तो ये यहाँ पे आने से बेटर है कि पूरा पूरा रिंग ही एक्सपेंड करके अपनी डिग्री को बढ़ा लेगा वो, है ना। इसलिए यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन फेवरेबल हो जाता है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है। बात ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस। है ना। उसका रीजन है, रीजन से थोड़ा सा कनेक्ट कर लोगे तो क्लियर हो जाएगी बात। तो ये रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। हाँ, इसमें नंबरिंग जरूर कर दिया करो जब भी रिंग एक्सपेंशन करो। तो ये वाला कार्बन 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो मतलब जो ये 6 वाला कार्बन है ये 1 वाले कार्बन से कनेक्ट होने जा रहा है, मतलब पूरी 6 मेंबर रिंग बन रही है ना। तो इसमें हमारी 6 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है। इसमें हमारी कितने मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग। ठीक है। तो ये मैंने बना दी 6 मेंबर रिंग, साइक्लोहेक्सेन वाली 6 मेंबर रिंग। और अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, देखो तो पॉजिटिव चार्ज 2 वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो इसकी भी चाहो तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, और 2 पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, और 1 पे एक बेटा एक मेथिल की साइड चेन लगा दो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये रिंग एक्सपेंड हो गई है और 6 मेंबर रिंग में ये बॉन्ड एंगल 120 पहुंच गया है। तो कार्बोकैटायन पहले मतलब यहाँ कोई एंगल स्ट्रेन नाम की भी चीज नहीं है। ठीक है। अब इसमें एक शिफ्ट और होगा, हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे अब हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो 2 डिग्री से किस में जाना चाहेगा, 3 डिग्री में है ना। तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब ये खूब बढ़िया स्टेबल हो गया 3 डिग्री। अब न्यूक्लियोफाइल बस इसी बात का इंतजार कर रहा है कि एक बार मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन बन जाए फिर मैं अटैक करूं। तो अब ये अटैक मारेगा इस पे, और अटैक करते ही वो H+ निकल जाएगा। जब भी वाटर अटैक करेगा ना तो उसका H+ भी निकल जाएगा, क्योंकि वो O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो वो एक ही स्टेप में कर दिया जाता है ये काम। और सीधे यहाँ पे क्या लगा दो, बताओ कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, S तो निकल जाएगा ना, वाटर का S।
कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा। तो मतलब ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, Yes. तो क्वेश्चन तो अभी और है, तो लेकिन टाइम अभी तुम लोग की क्लास भी है ना, तो थोड़ा ब्रेक भी चाहिए होगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन मैं अभी लिख के भेज देता हूँ, ये लिखे हुए हैं ना, इनको भी अटेम्प्ट कर लेंगे आप लोग, और नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे इनमें, है ना, किसमें क्या बन रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। SN1 SN2 मतलब चुटकियों में आपसे होना शुरू हो जाएगा। और जेई के पेपर में क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन एक्सक्यूज मी सर, सही जो आज का लेक्चर था एक बार अपलोड कर दीजिएगा। हाँ आज ही कर देंगे, चलो मैं भूल जाऊंगा। ठीक ओके है, सर। ठीक है, चलो फिर करें, क्लोज करते हैं क्लास, है ना। ओके सर। हाँ PDF में भेज देता हूँ अभी। थैंक यू सर। चलो ओके Thank बेटा, you. थैंक यू सर। ओके।